सो वेलकम एवरीवन, वेलकम टू सिविल सेंट्रिक। पिछले लेक्चर में हमने दो वेरिएशंस देखे थे, दो केसेस देखे थे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ टोटल स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस एंड पोर वाटर प्रेशर। एक केस था जिसमें वाटर टेबल ग्राउंड लेवल पे था और एक केस था जिसमें वाटर टेबल ग्राउंड लेवल से भी ऊपर जा चुका था। लेकिन उन दोनों केस में हमने पाया था कि भैया टोटल स्ट्रेस और पोर वाटर प्रेशर में चेंज हो रहा था, लेकिन इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू सेम बनी हुई थी। इस चीज को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं जरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इस कंसेप्ट से रिलेटेड गेट वालों ने कई बार सवाल पूछे हैं, 2 नंबर के भी और 1 नंबर के भी। तो इस कंसेप्ट को थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। 4 केसेस अभी तक फिलहाल में हम लोग देख चुके थे, टोटल स्ट्रेस, पोर वाटर प्रेशर और इफेक्टिव स्ट्रेस के कैलकुलेशन के। ड्राई सॉइल के लिए, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल के लिए, एक ऐसी सॉइल जिसपे वाटर टेबल ग्राउंड लेवल पे था, और चौथा केस देखा था एक सॉइल जिसमें वाटर टेबल ग्राउंड लेवल से भी ऊपर जा चुका था। जरा मैं उन चीजों को वापस से आपके सामने ला रहा हूं, कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ताकि एक ही स्क्रीन पे आपको सारी बातें समझ में आ जाए। इसके लिए मैं कुछ बातें दोबारा से रिपीट कर रहा हूं यहां पे, चीजों को समझने के लिए। मैं यहां पर आपके बोर्ड पर 3 केसेस की बात करूंगा। आई विल डिस्कस 3 डिफरेंट केसेस ओवर हेयर, और वो 3 डिफरेंट केसेस थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे आप। हालांकि वो बातें हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी चीजों को समझने के लिए इसको मैं दोबारा से आपको बताऊंगा। 3 पार्टीशन कर लेता हूं मैं, सो दैट हमको चीजें समझ में आए। 3 केसेस की बात करूंगा मैं अलग अलग, ध्यान से देखेंगे सभी कुछ। पहला केस देखिएगा, हालांकि वो केस वही है, इसमें कुछ मैं नई बात नहीं बता रहा हूं, लेकिन एक चीज ध्यान से समझनी है आपको। ये मेरा ग्राउंड लेवल है, ये वो मेरी रैंडम लेयर थी। दिस इज माय ग्राउंड लेवल एंड दिस इज द रैंडम लेयर। रैंडम लेयर मौजूद है Z डेप्थ पे। वो सारी चीजें मैं वही रख रहा हूं जो अभी तक हमने डिस्कस किया है, कोई भी नई बात नहीं बताऊंगा आपको मैं, लेकिन एक ही स्क्रीन पे वो चीजें आपके सामने रहेंगी तो हमेशा के लिए याद हो जाएंगी वो बातें। Z डेप्थ पे अब मैं काम करता हूं, मैंने इस केस में एक और वाटर टेबल की पोजीशन ले ली भैया। दिस इज द पोजीशन ऑफ वाटर टेबल। ध्यान से सुनिएगा, वाटर टेबल यहां पर है कहीं। मान लेता हूं ये वाली जो हाइट है, ये जो वाटर टेबल की पोजीशन है, वो इस रैंडम लेयर से कुछ भी ले लेते हैं, B डेप्थ ऊपर है। रैंडम लेयर से B हाइट ऊपर वाटर टेबल है, और ये पोजीशन मैं बोल दे रहा हूं A। ऐसे रैंडम A और B ले लिया मैंने। एक चीज और बोली गई है यहां पे कि वाटर टेबल से ऊपर और ग्राउंड लेवल के बीच में जो सॉइल है वो ड्राई सॉइल है। दिस इज अ ड्राई सॉइल। वाटर टेबल से ऊपर और ग्राउंड लेवल तक यहां पे जो सॉइल है वो ड्राई सॉइल है, ठीक है। एंड इस वाटर टेबल के नीचे वाली सॉइल कैसी होगी, रिप्लाई करेंगे आप खुद से मन में। वाटर टेबल के नीचे वाली सॉइल कैसी होगी, तो आपका रिप्लाई आपने मन में दे दिया होगा। आप बोलेंगे सर ये सॉइल तो फुल्ली सैचुरेटेड होगी, ये सॉइल तो फुल्ली सैचुरेटेड होगी, ठीक है। चलिए अभी फिलहाल में मैं सिर्फ इस रैंडम लेयर की बात कर रहा हूं। इस रैंडम लेयर को कुछ नाम दे देते हैं अपन, लेयर ए, ऐसी कुछ भी नाम दे दे रहे। इस रैंडम लेयर को लेयर ए का नाम दे दिया। चलिए दूसरा केस का डायग्राम मैं बनाता हूं, अभी निकालूंगा, सारी चीजें निकाल के दूंगा आपको। दूसरा केस देखिएगा, ये था मेरा ग्राउंड लेवल, वही सेम वही चीज है, वही सॉइल है, सब कुछ वही है, और ये थी मेरी वो रैंडम लेयर जिसको मैंने AA नाम दिया था। ये डेप्थ मेरे पास Z है। अब कहानी ये है कि वाटर टेबल ग्राउंड लेवल पे है। ये केस हम डिस्कस कर चुके थे अभी थोड़ी देर पहले। ये वाला नहीं किया था, लेकिन ये तो किया था। ये वाला जानबूझ के नहीं करवाया था, क्योंकि यहां पे हमको करना ही था इसको। ये वाली ये जो सेकंड वाला केस मैं यहां पर बना रहा हूं, इसमें वाटर टेबल ग्राउंड लेवल पे है। तो अब मुझे ये बताएं, जरा खुद से जवाब देंगे आप, कि इस ग्राउंड लेवल से नीचे जो सॉइल है अप टू रैंडम लेयर, यहां पे जो सॉइल मौजूद है वो कैसी होगी। तो आपका जवाब होगा सर फुल्ली सैचुरेटेड ही होगी ये सॉइल। तो दिस सॉइल विल बी फुल्ली सैचुरेटेड, ठीक है।
तीसरा केस देखो, तीसरे केस में वही सॉइल है, वही रैंडम लेयर है, सब कुछ वही है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। ये जेड डेप्थ है, ये मेरा ग्राउंड लेवल है। अब कहानी कुछ ये है कि भैया जो वाटर टेबल था वो यहां पे कहीं जा चुका है। दिस इज माय वाटर टेबल, यहां से h हाइट ऊपर। अब जरा इन तीन केस को एनालाइज करिए। अभी टोटल स्ट्रेस निकालना, पोर वाटर प्रेशर निकालना और इफेक्टिव स्ट्रेस निकालना, वो बात तो मैं कर ही नहीं रहा हूं आपसे। मैं तो आपको सिर्फ ये जो तीन चित्र बने हुए हैं उन चित्र पे गौर करने की बात कर रहा हूं। ये लेयर ए है और ये मेरी लेयर ए है। तीनों चित्रों पे गौर करिए, क्या वेरिएशन दिख रहा है आपको। तो आप बोलोगे सर इस केस में तो वाटर टेबल ग्राउंड लेवल के नीचे था, इस केस में वाटर टेबल ग्राउंड लेवल पे है और इस केस में वाटर टेबल ग्राउंड लेवल के ऊपर जा चुका। यही तो डिफरेंस है, क्योंकि बाकी तीनों केसेस में सॉइल तो वही थी, बस उसी सॉइल के अंदर में वाटर टेबल की पोजीशन चेंज होती जा रही थी। तो ये तीन केस दिखे मुझे। अब चले, ये जो रैंडम लेयर मैंने अज्यूम करी है इन तीनों केसेस में, इन रैंडम लेयर पे मैं टोटल स्ट्रेस, पोर वाटर प्रेशर और इफेक्टिव स्ट्रेस कैलकुलेट करूंगा। देखिएगा बहुत मजेदार रिजल्ट्स आने वाले हैं। चलो तो शुरुआत करते हैं। सिर्फ एक ही लेयर पे कैलकुलेट कर रहा हूं, लेयर ए पे। टोटल स्ट्रेस एट लेयर ए, लेयर ए पे आने वाला टोटल स्ट्रेस, ड्राई सॉइल थी तो उसका यूनिट वेट गामा डी है, सैचुरेटेड सॉइल थी तो उसका यूनिट वेट गामा सैचुरेटेड था। यहां पे तो पूरा गामा सैचुरेटेड होगा और यहां की सॉइल भी कैसी होगी भैया, सैचुरेटेड ही ना होगी। पानी तो सर के ऊपर जा चुका है तो ये मिट्टी तो पूरी गीली होगी ना, ये गामा सैचुरेटेड। चल पहले वाले केस में लेयर ए पे टोटल स्ट्रेस निकालने की कहानी शुरू करते हैं। तो टोटल स्ट्रेस निकालने की कहानी तो वही है जो अभी तक हम पढ़ते आए थे। जिस लेयर पे टोटल स्ट्रेस निकाला करते थे उसके ऊपर देख लेना है आपको, जो जो दिख जाए उस चीज की डेंसिटी को उसकी थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब मैंने लेयर ए से ऊपर की तरफ नजर दौड़ाई तो मुझे गामा सैचुरेटेड वाली एक सॉइल दिखी बी डेप्थ की, और ऊपर नजर दौड़ाई तो गामा डी बराबर की डेंसिटी की सॉइल दिखी ए डेप्थ में। हो गया टोटल स्ट्रेस मेरा। दिस इज माय टोटल स्ट्रेस। खत्म। पोर वाटर प्रेशर एट लेयर ए, क्या करना रहता है, जिस लेयर पे पोर वाटर प्रेशर निकालना है उसके ऊपर वाटर टेबल की हाइट देख लीजिएगा। बस मुझे निकालना था किस लेयर पे, लेयर ए पे। लेयर ए पे नजर रखते हुए मैंने ऊपर की तरफ देखा तो मैंने पाया कि लेयर ए से बी हाइट ऊपर है वाटर टेबल। वाटर टेबल की हाइट ही तो नापनी थी मुझे पोर वाटर प्रेशर के कैलकुलेशन में। तो पोर वाटर प्रेशर का कैलकुलेशन है तो यूनिट वेट तो पानी का ही यूज होगा। इस लेयर पे निकालना था, इस लेयर से पानी वाटर टेबल की हाइट नाप लेना है। बस बी हाइट दिखी मुझे, बी लिख दिया, खत्म हो गया पोर वाटर प्रेशर। सिर्फ और कुछ भी दिमाग मत लगाइएगा, कुछ भी मत सोचिएगा। जिस लेयर पे पोर वाटर प्रेशर निकालना है उस लेयर से ऊपर वाटर टेबल की हाइट नाप लीजिएगा। लेयर ए पे निकालना था, इसके ऊपर वाटर टेबल की हाइट बी दिख रही है तो पानी की डेंसिटी को बी से मल्टीप्लाई कर दिया, पोर वाटर प्रेशर। इसके अलावा कुछ भी दिमाग में मत लाइएगा। इफेक्टिव स्ट्रेस एट लेयर ए, दैट इज टोटल स्ट्रेस एट लेयर ए माइनस पोर वाटर प्रेशर एट लेयर ए। तो इसको जरा लिखें जरा, तो देखिएगा क्या बन रहा है, गामा सैचुरेटेड इंटू बी प्लस गामा डी इंटू ए प्लस सॉरी माइनस गामा डब्ल्यू इंटू बी। तो देखिए जरा, गामा सैचुरेटेड इंटू बी और गामा डब्ल्यू इंटू बी, इन दोनों में से बी कॉमन आ जाएगा तो बचेगा मेरे पास गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू इंटू बी प्लस गामा डी इंटू ए। गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू में पढ़ा करता था इफेक्टिव फेज रिलेशनशिप में, यह बनता था सबमर्ज यूनिट वेट गामा डैश। तो गामा डैश इंटू बी प्लस गामा डी इंटू ए, यह आ गया मेरा इफेक्टिव स्ट्रेस एट लेयर ए फॉर दिस कंडीशन। आई होप कि ये बात क्लियर। सेकेंड केस उठाते हैं।
सेकंड केस में देखते हैं क्या कहानी बनेगी। तो आपने कहा सर सेकंड केस में जो कहानी रहेगी वो कुछ इस प्रकार रहेगी कि टोटल स्ट्रेस एट लेयर ए, पढ़ चुके हैं ना ये वाली कहानी, तो ये वाली केस तो हम लोग कर चुके हैं ना, तब भी एक बार रिवाइज हो जाएगा। लेयर ए पे टोटल स्ट्रेस निकालना था, तो इसके ऊपर देखा मुझे गामा सैचुरेटेड बराबर की एक सॉइल दिखी जेड डेप्थ की, खत्म हो गई कहानी। और क्या दिख रहा है? कुछ भी नहीं दिख रहा। पोर वाटर प्रेशर एट लेयर ए देखा मैंने, पोर वाटर के लिए जिस लेयर पे पोर वाटर प्रेशर निकालना था वो रेफरेंस देखा, उसको देखा और उसके ऊपर पानी की हाइट नाप ली, जेड हाइट का पानी मिल रहा है, तो गामा डब्ल्यू इंटू जेड। तो इफेक्टिव स्ट्रेस एट लेयर ए गामा सैचुरेटेड इंटू जेड माइनस गामा डब्ल्यू इंटू जेड, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर ही तो इफेक्टिव स्ट्रेस बनता था। ये बन गया गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू इंटू जेड, डेट इज गामा डैश इंटू जेड। बोलिए भैया, क्लियर? तीसरा केस देखते हैं। तीसरा केस देखिएगा, टोटल स्ट्रेस एट लेयर ए, जिस लेयर पे टोटल स्ट्रेस निकालना था उससे ऊपर की तरफ देख लेना है। तो जब मैंने ऊपर की तरफ देखा तो गामा सैचुरेटेड वाली सॉइल दिखी जेड डेप्थ की, और उसके बाद एच हाइट का पानी दिखा, तो गामा डब्ल्यू इंटू एच। जो चीज दिखती जाए, जिस लेयर पे आप टोटल स्ट्रेस निकाल रहे हैं उसके ऊपर जो दिखता जाए उसकी डेंसिटी को उसकी थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देना है। ये बन गया पोर वाटर प्रेशर एट लेयर ए, जिस लेयर पे पोर वाटर प्रेशर निकालना था उसके ऊपर वाटर टेबल की हाइट नाप लेनी है। तो मैं लेयर ए पे निकाल रहा था, इसके ऊपर वाटर टेबल की हाइट दिख रही है मुझे Z प्लस एच के बराबर, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा पानी के यूनिट वेट से। इफेक्टिव स्ट्रेस एट लेयर ए दैट इज टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। तो टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर क्या बनेगा जरा देखेंगे। टोटल स्ट्रेस है गामा सैचुरेटेड इंटू जेड प्लस गामा डब्ल्यू इंटू एच, ये रहा मेरा टोटल प्रेशर, टोटल स्ट्रेस, माइनस पोर वाटर प्रेशर गामा डब्ल्यू इंटू जेड प्लस गामा डब्ल्यू इंटू एच। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो देखेंगे गामा डब्ल्यू एच से गामा डब्ल्यू एच कैंसिल हो जाएगा, बचेगा गामा सैचुरेटेड जेड माइनस गामा डब्ल्यू जेड, जेड कॉमन आ जाएगा, गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू, गामा डैश जेड। बोलिए इससे क्या सीख मिल रही है? ये जो तीन केसेस आप देख रहे हैं यहां पर अपनी स्क्रीन पर, इससे क्या देखने को मिल रहा है, क्या एनालाइज कर पा रहे हैं? देखिए और बताइए। ये तीन वैल्यूज मिल रही हैं आपको इफेक्टिव स्ट्रेस की अलग अलग कंडीशन में। क्या एनालाइज कर पा रहे हैं? जैसे जैसे पानी ऊपर चढ़ता जा रहा है, एक सिंपल सी बात समझना, बहुत प्रैक्टिकल बात, जैसे जैसे पानी सॉइल के ऊपर चढ़ता जाएगा, चलिए और पहले से शुरू करते हैं। जब पानी था ही नहीं सॉइल के अंदर में, मतलब सॉइल जब ड्राई थी, तो टोटल स्ट्रेस ही इफेक्टिव स्ट्रेस बन जाता था। भाई सीधी सिंपल सी बात, टोटल स्ट्रेस डिवाइड होता था दो जगह पे, पानी के ऊपर और सॉलिड्स के ऊपर। पानी के ऊपर वाले हिस्से को मैं पोर वाटर प्रेशर कहता था, सॉलिड्स के ऊपर वाले हिस्से को इफेक्टिव स्ट्रेस कहता था। अब एक सिंपल सी बात समझिए, अगर मेरी सॉइल के अंदर में पानी है ही नहीं तो टोटल स्ट्रेस ही तो टोटल स्ट्रेस ही तो इफेक्टिव स्ट्रेस बन जाएगा, क्योंकि पोर वाटर प्रेशर जीरो है। मतलब व्हेन द सॉइल वाज ड्राई द पोर वाटर प्रेशर वाज जीरो, मान लिया। अब सॉइल के अंदर में थोड़ा सा पानी आया, वाटर टेबल ऊपर तक जा चुका है यहां तक, तो पोर वाटर प्रेशर तो बढ़ा, क्योंकि पानी बढ़ा ना, सॉइल सैचुरेट है यहां पर, पोर वाटर प्रेशर तो आया। और भाई एक सीधी बात समझिए, अगर पानी के ऊपर में प्रेशर आ रहा है तो सॉलिड्स के ऊपर का प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि पानी बोल रहा है कि मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूं। पानी कुछ स्ट्रेस बियर करेगा, कुछ सॉलिड्स करेंगे। जब सॉइल ड्राई थी तब तो सारा का सारा स्ट्रेस सॉलिड्स के पास ही जा रहा था ना। अब पानी आ गया है तो पानी बोलेगा कि मैं भी स्ट्रेस बियर कर लूंगा। पानी और बढ़ गया, वाटर टेबल तक, ग्राउंड लेवल तक आ गया,
पानी ने बोला कि भाई मेरी क्वांटिटी बढ़ चुकी है सॉइल के अंदर में, तो मुझे ज्यादा स्ट्रेस बियर करने दो, मैं ज्यादा अच्छे से साथ दे पाऊंगा सॉलिड्स का। तो पोर वाटर प्रेशर बढ़ गया। यहां पे कितना था, गामा डब्ल्यू इंटू बी। यहां पे कितना हुआ, गामा डब्ल्यू इंटू जेड। और साफ साफ दिख रहा है कि ये जो बी है वो जेड से तो बड़ा है, छोटा है। बी जो है वो जेड से तो छोटा है। तो यहां पे गामा डब्ल्यू इंटू बी था, पानी कम था तो भैया कम स्ट्रेस बियर किया। पानी बढ़ गया तो पानी ने ज्यादा स्ट्रेस बियर करना चालू कर दिया। पानी और बढ़ गया तो आप देखो पानी ने तो और जबरदस्त तरीके से स्ट्रेसेस बियर करने चालू कर दिए। पोर वाटर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। कैसे, जैसे जैसे पानी ऊपर चढ़ता जाएगा पोर वाटर प्रेशर बढ़ता जाएगा और टोटल स्ट्रेस भी बढ़ता जा रहा है। जरा ध्यान दो, यहां पे गामा सैचुरेटेड इंटू बी प्लस गामा डी इंटू ए, और यहां पर है गामा सैचुरेटेड इंटू जेड। तो भैया ये बी और ए की वैल्यू तो जेड से कम ही है ना, तो ये वैल्यू कम थी, ये थोड़ी सी बढ़ी, और इसको देखो ये तो सबसे ज्यादा हो गई है। मतलब क्या हो रहा है, जैसे जैसे पानी ऊपर बढ़ता जा रहा है पोर वाटर प्रेशर भी बढ़ रहा है, इफेक्टिव स्ट्रेस भी बढ़ रहा है। पोर वाटर प्रेशर भी बढ़ रहा है एंड टोटल स्ट्रेस भी बढ़ रहा है। इफेक्टिव स्ट्रेस नहीं, पानी ऊपर बढ़ता गया, पोर वाटर प्रेशर भी बढ़ता गया, टोटल स्ट्रेस भी बढ़ता गया। इफेक्टिव स्ट्रेस की अगर बात करूं तो यहां पर इफेक्टिव स्ट्रेस था गामा डैश बी प्लस गामा डी ए, यहां पर था गामा डैश जेड, और यहां पर भी है गामा डैश जेड। मतलब एक बात यहां से मुझे क्लियर हो जा रही है कि वाटर टेबल चाहे ग्राउंड लेवल पे रहे, चाहे ग्राउंड लेवल से ऊपर चला जाए, मेरे इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा है। सोचो, वेदर द वाटर टेबल रिमेन्स एट द ग्राउंड लेवल और इट मूव्स अबव द ग्राउंड लेवल, द इफेक्टिव स्ट्रेस ऑन द सॉइल सॉलिड्स विल नॉट चेंज। ये ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड बहुत बार ऐसी सवाल पूछ लेते हैं। सवाल कैसे पूछ लेगा कि भैया अभी वाटर टेबल ग्राउंड लेवल पे था, इसके बाद वाटर टेबल ग्राउंड लेवल से 2 मीटर ऊपर चला गया, और तीसरे केस में बोल दिया वाटर टेबल ग्राउंड लेवल से 5 मीटर ऊपर चला गया। 3 केस दिए उसने सवाल में, मान लीजिए पहले केस में वाटर टेबल इज एट द ग्राउंड लेवल, दूसरे केस में वाटर टेबल इज 1 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, तीसरे केस में वाटर टेबल इज 5 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल। तीनों केसेस में बताना है इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू क्या होंगी। आप बोलोगे तीनों केसेस में इफेक्टिव स्ट्रेस सेम होगा। वाटर टेबल चाहे ग्राउंड लेवल पे रहे, ग्राउंड लेवल से नीचे की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं वाटर टेबल की बात कर रहा हूं, या तो ग्राउंड लेवल पर या ग्राउंड लेवल से ऊपर। वाटर टेबल अगर ग्राउंड लेवल पे है या फिर ग्राउंड लेवल से ऊपर की तरफ है, इफेक्टिव स्ट्रेस हमेशा कांस्टेंट रहेगा। दिमाग में रख लीजिएगा ये बात। सवाल करेंगे तो ये बातें और आपको समझ में आएंगी न्यूमेरिकल साइंस, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी वहां पर, मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी तो और अच्छे से समझ में आएंगी आपको बातें। लेकिन ये बात आपको ध्यान में जरूर रखनी है कि वेदर द वाटर टेबल इज एट ग्राउंड लेवल और इट इज above ground level, the effective stress will remain constant, will not change. इफेक्टिव स्ट्रेस चेंज नहीं होगा। अब इससे एक गणित का सवाल, मैं बात क्या कर रहा हूं फिर से गौर करिएगा, या तो ग्राउंड लेवल पे या ग्राउंड लेवल से ऊपर। अगर वाटर टेबल ग्राउंड लेवल से नीचे है तो ये कंसेप्ट या ये नोट जो मैंने लिखा है वो वैलिड नहीं है। ये जो नोट मैंने लिखा है ये तभी वैलिड है या तो वाटर टेबल ग्राउंड लेवल पे है या ग्राउंड लेवल से ऊपर है। तो एक सिंपल सी बात समझिए, मैंने टोटल स्ट्रेस बोला हुआ है इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस पोर वाटर प्रेशर। वाटर टेबल ग्राउंड लेवल पे है या ग्राउंड लेवल से ऊपर है तो इफेक्टिव स्ट्रेस तो कांस्टेंट हो गया। इफेक्टिव स्ट्रेस तो कांस्टेंट हो गया ना मेरे भाई इस कंडीशन के हिसाब से। तो क्या आपको एक बात नहीं समझ में आ रही है कि अगर ये सिग्मा डैश कांस्टेंट है
तो अगर सिग्मा बढ़ता है, टोटल स्ट्रेस बढ़ता है, तो पोर वाटर प्रेशर भी बढ़ेगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना। पानी ग्राउंड लेवल पे है या ग्राउंड लेवल से ऊपर है, इफेक्टिव स्ट्रेस कांस्टेंट है, तो टोटल स्ट्रेस के बढ़ने से पोर वाटर प्रेशर भी बढ़ेगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। ऐसे नहीं समझ में आ रही है तो और अच्छे से आसानी से बताता हूं आपको। एक इक्वेशन लिखता हूं, x इज इक्वल टू वाई प्लस 3, x इज इक्वल टू वाई प्लस 3, या इसको थोड़ा सा ऐसा लिख लो, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। अब एक सिंपल सी बात बताओ भाई, अगर x बढ़ा रहा हूं तो y भी बढ़ेगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना, वही तो लिखा है ये। सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा डैश प्लस यू, सिग्मा डैश कांस्टेंट है कब, अगर पानी ग्राउंड लेवल पर है या ग्राउंड लेवल से ऊपर है, सिग्मा डैश की वैल्यू कांस्टेंट है। तो अगर पोर वाटर प्रेशर बढ़ रहा है तो इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ रहा है। पोर वाटर प्रेशर एंड टोटल स्ट्रेस हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, कि अगर टोटल स्ट्रेस बढ़ेगा तो पोर वाटर प्रेशर बढ़ेगा, टोटल स्ट्रेस घटेगा तो पोर वाटर प्रेशर घटेगा, क्योंकि सिग्मा डैश तो कांस्टेंट है। ये बात कब की, फिर से रिपीट कर रहा हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये बात सिर्फ और सिर्फ तभी वैलिड है जब आपका पानी मतलब वाटर टेबल या तो ग्राउंड लेवल पर या ग्राउंड लेवल से ऊपर है। तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी, आई होप कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि ये हो क्या रहा है एक्चुअल में। अभी जब न्यूमेरिकल्स करेंगे इससे रिलेटेड तो और अच्छे से आपको ये वेरिएशन, क्योंकि वहां पर न्यूमेरिकल वैल्यूज मिलेंगी आपको, तो न्यूमेरिकल वैल्यूज मिलेंगी तो ये जो आप डिफरेंस देख रहे हैं, ये जो कहानी मैं लिख रहा हूं अभी तक थियोरेटिकली, वो न्यूमेरिकली भी आपको समझ में आने लगेंगी। कई सारे बहुत सारे केसेस बनाएंगे अपन न्यूमेरिकल्स में, बहुत सारे टाइप के न्यूमेरिकल्स इसमें देखेंगे इफेक्टिव स्ट्रेस के कैलकुलेशन के लिए। थोड़े से सबसे शुरुआत करेंगे आसान लेवल के न्यूमेरिकल से, और फिर धीमे धीमे थोड़े से न्यूमेरिकल्स के लेवल को इंक्रीज करेंगे, क्योंकि इफेक्टिव स्ट्रेस से सवाल आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। इफेक्टिव स्ट्रेस से न्यूमेरिकल्स के पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है गेट की परीक्षा में। और दूसरी बात यह भी है कि इफेक्टिव स्ट्रेस आगे के जितने चैप्टर्स हमको पढ़ने हैं इस सॉइल मैकेनिक्स में, हर जगह पे इफेक्टिव स्ट्रेस का यूज अब आएगा। तो ये जितनी भी बातें हम इफेक्टिव स्ट्रेस के लिए कर रहे हैं, ये कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। अगर आप ऐसे प्रैक्टिकली देखें तो इस चैप्टर के कंसेप्ट्स खत्म हो गए, अब कुछ भी नहीं है। अब बस मैं पानी वाटर टेबल की पोजीशंस को घुमाता फिराता रहूंगा, उसके हिसाब से आपके n नंबर ऑफ केसेस बनते रहेंगे। कंसेप्ट तो भाई अल्टीमेटली आपको पढ़ना क्या था, इफेक्टिव स्ट्रेस, वो मैंने बता दिया क्या होता है। हाँ, एक छोटा सा कंसेप्ट कैपिलैरिटी का और आएगा इसमें, बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है, वो हम समझेंगे आराम से।